हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी के या फिर बिहार से हैं, एमपी से हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं। एमसीक्यू का मतलब होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। आज हम बताने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो बीए सेकेंड ईयर का आप जानते हैं, बीए सेकेंड ईयर वालों का चल रहा है ये पेपर, हिस्ट्री का सेकंड पेपर है, जो यूरोप का इतिहास का हिस्ट्री के नाम हो जाता है। ठीक है, जो हिस्ट्री का आपका जो पेपर है वो है यूरोप का इतिहास, याद रखिए। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे, 2021 में आने वाले, 2022 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर साल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर चैप्टर से हमने क्वेश्चन को उठाए, जैसे कि बिस्मार्क देख सकते हैं। ये बिस्मार्क जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को देखते हैं। और ये वीडियो का पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 5 है। पार्ट 4 हमने पहले अपलोड कर रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और पार्ट 5 में हम क्लियर कर देते हैं यूनिट इसको, मतलब कि पूरा पेपर को खत्म कर देंगे पार्ट 5 में। ठीक है, इस पार्ट 5 में यहां बात करने वाले पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और एक बार अपना खुद से आंसर को देने की कोशिश करिए। आशा करता हूं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को सटीक दे पाएंगे। यह कह रहा है बिस्मार्क का जन्म कब हुआ। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, आपसे पूछा गया है। तो सभी लोगों के आंसर आना चाहिए 1815 में बिस्मार्क का जन्म हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोहा और रक्त नीति का प्रवर्तक था। लोहा और रक्त नीति का जो प्रवर्तक था वो कौन था। यह आपसे एक प्रकार से और क्वेश्चन पूछ लेता है। यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, देखिए, किसने जर्मनी के एकीकरण के दौरान लोहा और रक्त की नीति अपनाई थी। तो वो कहेंगे बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किस नीति का पालन किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किस नीति का पालन किया था, सभी लोग बताएंगे। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी देंगे, जो है लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति को किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जर्मनी के लौह पुरुष की जो उपाधि किसे दी जाती है। तो जर्मनी के जो लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है वो बिस्मार्क को दी जाती है। ये तो सभी को आपको पता होगा, ये तो रटने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2021 का एग्जाम हो या 2020 का, एमसीक्यू क्वेश्चन सभी छात्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। यहां बोला गया है, देखिए नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन बोला गया है, मैं यूरोप का कह सकते हैं सर्वाधिक जो घृणित व्यक्ति हूं, किसने कहा था, बताइए। मैं यूरोप का सबसे घृणित व्यक्ति हूं, ये किसने कहा था। तो ये कहा था, किसने कहा था, ये कहा था बिस्मार्क ने। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की जो संधि किस देशों के मध्य हुई थी, आपको बताना है। जो फ्रैंकफर्ट थी उसकी जो संधि हुई थी वो किस देशों के बीच हुई थी 1817 में। तो आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि बिस्मार्क को पद से हटाने के बाद जर्मनी का जो कह सकते हैं जो चांसलर कौन था, चांसलर कौन बना था, आपको बताना है। तो जो चांसलर बना था वो कौन बना था, आपको बताना है। चांसलर कौन बना था, बिस्मार्क को पद से हटाने के बाद जर्मनी का चांसलर कौन बना था। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। चांसलर कौन बना था, तो सभी का आंसर आना चाहिए, याद आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 राइट रहेगा। कैसर, जो कैसर थे, कैसर विलियम द्वितीय, वो बना था, चांसलर बना था जर्मनी का बिस्मार्क को हटाने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है, देख सकते हैं, देश का केवल एक ही स्वामी है, वह हूं मैं, ये किसने कहा था। देश का केवल, कह सकते हैं केवल मैं, मतलब कि एक ही स्वामी है, वो है मैं। वो ये किसने बात कहा था, ये वर्ड किसने बोला था। तो ये बोला था कैसर विलियम द्वितीय ने, कि भैया मैं देश का केवल एक ही स्वामी है वो, और कह सकते हैं और वह मैं हूं, इस प्रकार से बोला था। ये कहा था विलियम, कह सकते हैं कैसर विलियम द्वितीय ने बोला था ये वर्ड। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां बोला गया है, बर्लिन बगदाद रेलवे की योजना किसने बनाई थी। ये देखिए, सारे छात्र पीडीएफ को डाउनलोड करने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस क्वेश्चन को बताइए। बर्लिन बगदाद कह सकते हैं जो रेलवे की जो योजना थी वो किसने बनवाई थी। तो सभी कहेंगे जो कैसलर, जो विलियम द्वितीय थे, उसने बनवाई थी। कैसलर विलियम द्वितीय, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ आप बात करने वाले हैं पूर्वी समस्या से रिलेटेड। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पूर्वी समस्या से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। लगभग इन क्वेश्चनों की जो संख्या रहने वाली है वो लगभग में भाई मान लीजिए 11 क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है पूर्वी समस्या का
संबंध किससे है? तो पूर्वी समस्या का जो संबंध था वो किस चीज से था, आपको सभी बताएंगे। तो आप कहेंगे टर्की साम्राज्य से था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। यहां बोला गया यूरोप का बीमार आदमी किस राष्ट्र को कहा जाता है? यूरोप का बीमार आदमी किस राष्ट्र को कहा जाता है? तो वो टर्की को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया टर्की में युवा तुर्की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? टर्की में युवा जो तुर्की क्रांति थी वो कब प्रारंभ की गई थी, कब हाँ स्टार्टिंग हो गई थी? तो सभी कहेंगे 1908 में प्रारंभ कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, यहां से तो 4 ही 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे जो हमारी पूर्वी समस्या से रिलेटेड थे। ठीक है, यहां बोला गया है बाल्कन युद्ध कब लड़े गए थे? जो बाल्कन युद्ध लड़ा गया था वो देखिए याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। जो लड़ा गया था 1912 से लेकर 1913 तक लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। यहां कह रहा है ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। ग्रीस का जो स्वतंत्रता जो संग्राम था वो प्रारंभ कब हुआ था? तो सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी 1821 में। ऑप्शन नंबर यहाँ बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्रिमिया युद्ध से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, क्रिमिया युद्ध से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां बोला गया है क्रिमिया युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आप कहेंगे 1854 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है क्रिमिया युद्ध के समय रूस का शासक कौन था? आपको कहे निकोलस प्रथम था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि क्रोमियम युद्ध का प्रत्यक्ष कारण था, क्या था? प्रत्यक्ष कारण क्या था? क्रोमियम जो युद्ध हुआ था उसका प्रत्यक्ष कारण क्या था? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए धार्मिक विवाद के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि क्रोमियम जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो क्रोमियम युद्ध कब लड़ा गया था? तो सभी कहेंगे चौथे का ऑप्शन रहने वाला है सी, जिसे कहते हैं वो लड़ा गया था 1854 से 1856 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है क्रोमियम युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो क्रोमियम युद्ध कब समाप्त हुआ था आप सभी लोग बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आना चाहिए, जो हुआ था 1856 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है क्रोमियम युद्ध का अंत किस कह सकते हैं किस संधि के द्वारा हुआ था? जो क्रोमियम युद्ध का जो अंत हुआ था वो किस संधि के द्वारा हुआ था आप कह सकते हैं इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला 6 का? तो ऑप्शन नंबर आप कहोगे पेरिस के युद्ध की संधि के बीच संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो गया था। पेरिस की जो संधि हुई थी तभी हमारा क्रोमियम का युद्ध था वो समाप्त हो गया था, संधि हो गई थी इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि क्रोमियम युद्ध में कौन कह सकते हैं विजय हुआ था? कौन जीता था क्रोमियम युद्ध में, आप बताएंगे। क्रोमियम युद्ध में कौन जीता था, या क्रीमिया जिसे युद्ध बोला जाता है, क्रीमिया युद्ध जो बोला जाता है उसमें कौन जीता था? तो सभी लोग आए कहेंगे जो टर्की जीती थी। ऑप्शन नंबर 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रोमिया युद्ध में किस देश को पुनर्जीवित किया? तो कौन से देश को पुनर्जीवित कर दिया था? वो तुर्की को ही पुनर्जीवित कर दिया था क्योंकि वो जीत गया था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहां आपको दिखाने वाले हैं, जैसे कि 11वां 12वां और 11 9 10 11। ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, यही क्वेश्चन है बस, और इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी लोग सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सभी छात्रों से कहना चाहेंगे पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, यहां बोला गया है पोलरेज नाइटिंगेल ने किस युद्ध में जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा की थी? कौन से युद्ध में जो घायल सैनिक थे उसकी सेवा की थी? तो आपको क्रोमिया जो युद्ध था उसमें जो घायल सैनिक थे उन्होंने उसमें सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कौन सी घटना क्रोमिया युद्ध से संबंधित है? कौन सी घटना है जो क्रोमिया युद्ध से संबंधित है? तो आप कहेंगे सेवेस्टोपोल का पतन जो है वो क्रोमिया युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये है देखिए जिस जार को कह सकते हैं मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, किस जार को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर द्वितीय को।
ऑप्शन नंबर ये मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। और बाकी हम इसके एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों को लेके आएंगे। सभी छात्र पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऑप्शन वाले टाइप के क्वेश्चन आपकी बहुविकल्पी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले उनकी बात करने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।